नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ और मैं हूं प्रीति नाहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, पहला टीका राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगा। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद, कहा आप अपने यहां कोरोना को हरा देंगे तो देश जीत जाएगा। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का फिर विवादित बयान, बोले बीएसएनएल कर्मचारी गद्दार, नहीं करना चाहते काम, सरकार 88,000 कर्मियों को निकाल करेगी निजीकरण। पायलट की वापसी के बाद मीडिया से बोले अशोक गहलोत, 5 साल तक चलेगी सरकार, बहुमत में पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और सुशांत सिंह मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, सभी पक्षों को अपने दलीलों पर संक्षिप्त नोट जमा करवाने का निर्देश। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर गुरुवार तक संक्षिप्त नोट जमा करवाने को कहा है। सुनवाई के अंत में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि हमारी मांग के मुताबिक केस मुंबई ट्रांसफर हो। इस मामले में जैसे दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हुई और उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, इसकी अनुमति ना दी जाए। बिहार सरकार के वकील ने मनिंदर सिंह ने बिहार के सीएम का नाम इस मामले में खींचे जाने का कड़ा विरोध किया। केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने यह कहा कि केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए उपयुक्त मामला है। तो आपको बता दें, सुशांत सिंह केस की जांच पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, आज कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद गुरुवार तक संक्षिप्त में नोट जमा करवाने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, इस सुसाइड केस में राजनीति भी जमकर हो रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वहीं उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया था। एक तरफ जहां सुशांत सिंह सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने यह कहा है कि उनकी मांग है कि केस मुंबई में ट्रांसफर हो और इस मामले में जैसे दूसरे राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, उसे सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज फैसला आना था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज सभी की पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही गुरुवार तक का समय दिया है सभी पक्षों को और एक संक्षिप्त में नोट जमा करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद से लगातार इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोपाल, तो आज फैसला इस पूरे मामले पर आना था और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, क्या कुछ और इस पूरी सुनवाई के दौरान आज हुआ है कोर्ट में? देखिए, सभी पक्षों की जीरा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया और कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि और कुछ आपको कहना है तो संक्षिप्त नोट में आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। लेकिन सबसे पहले रिया के वकील ने दलील देनी शुरू की और उन्होंने कहा कि अगर केस को ट्रांसफर मुंबई नहीं किया जाता है बिहार से, तो फिर रिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। यह केस सीबीआई लायक नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि 0 एफआईआर दर्ज किया गया है बिहार में और इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया गया। वहीं रिया की तरफ से यह भी कहा गया कि इस केस में राजनीति हो रही है। रिया के वकील ने कहा कि सुशांत से रिया प्यार करती थी और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन इसी मामले में बिहार पुलिस की तरफ से मनिंदर सिंह जो पूर्व एसपी थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक 65 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जिस तरीके से बिहार पुलिस को वहां पर क्वारंटीन किया गया या जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, वो सब के सामने है। इन सारी चीजों को भी देखना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस केस को सीबीआई के पास जाना चाहिए। सीबीआई के लिए यह केस ठीक बैठता है क्योंकि अभी तक इस मामले में केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो जो इस मामले में लोग हैं जो शामिल हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात करें हम सुशांत के पिता की एक तरफ से पेश वकील विकास सिंह की, तो उन्होंने साफ कहा कि जो मीडिया पर आरोप लग रहे हैं, मीडिया तो यह भी कह रही है कि वहाँ के सीएम के बेटा का भी हाथ है इस केस में, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट ने सभी पक्षों की गिरफ्त के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी गोपाल, यहाँ पर जिस तरह से बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, बिहार सरकार ने अपने पुलिस भी भेजने की कोशिश करी जिनको आपने बताया क्वारंटीन कर लिया था जिस तरह से, तो महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जो केस है वो महाराष्ट्र पुलिस ही देखे, तो इसको लेकर क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की सुनवाई के दौरान सुनने को मिली? देखिए आकांक्षा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिया के वकील से ही पूछ लिया कि रिया तो पहले होम मिनिस्टर को टैग करके कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या उसने सीबीआई जांच की मांग की थी? जिस पर रिया के वकील ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा कि नहीं, इस मामले में जांच सीबीआई करे या पुलिस करे उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस केस में जो 0 एफआईआर दर्ज किया गया है बिहार में उसे ट्रांसफर किया जाए मुंबई में, क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। जी शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार हैं जो एक नामी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिए जा रहे वीआरएस को इससे जोड़ते हुए कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारी को निकाला जाए क्योंकि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करेगी। हेगड़े ने यह बयान उत्तर कन्नड़ जिले के कुमता में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने घाटे में कमी के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मौका दिया है। 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन देने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि करीब 80,000 कर्मचारी वीआरएस चुन सकते हैं। एमटीएनएल ने भी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश मेहता जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, जिस तरीके से बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े कह रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी जो हैं वो काम नहीं करना चाहते और इसीलिए सरकार जो है वो वीआरएस का प्रस्ताव लेकर आई है, साथ ही निजीकरण करके इन सबको जो चीज गलत चल रही है बीएसएनएल में उसको ठीक किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? ऐसा है कि भारत सरकार एक वीआरएस की प्रपोजल ऑलरेडी ला चुकी है और उसमें कर्मचारी जो लेना चाहते थे उन्होंने वो वीआरएस प्रपोजल ले लिया है। नंबर 1, जहां तक बात है ना काम करने की, इतिहास गवाह है। भारत संचार निगम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव्स और कर्मचारियों ने जब देश में कोई दूरसंचार कंपनी नहीं थी, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट दूरसंचार सेवाएं प्रदान की थी। आज भी, अभी भी जब भी कोई कुदरती आपत्ति आती है, धरतीकंप, भूकंप, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, तब एक ही भारत सरकार की ये कंपनी होती है कि जो देश के नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भारत सरकार के भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारीगण दूरसंचार सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध थे, है और रहेंगे। जी राकेश जी, जिस तरीके से अनंत कुमार हेगड़े ये कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो गद्दार हैं, कंपनी जैसा कि आपने कहा सालों से काम करती आई है, चाहे किसी भी तरह की राष्ट्रीय आपदा आ जाए कंपनी ने कभी काम करना बंद नहीं किया, और ऐसे में इस तरह की उपेक्षित बयानबाजी करना, आप इसको कैसे लेंगे? इसको कर्मचारियों का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरेगा, इससे निजीकरण की ओर कंपनी बढ़ रही है, घाटे में पहले से है बीएसएनएल, तो इन सब को देखते हुए क्या कर्मचारियों पर इस तरह के बयानबाजी का असर आपको लगता है पड़ेगा?
मैडम ऐसा है, टेलीकॉम सेक्टर में घाटे में कौन नहीं है? वोडाफोन आइडिया घाटे में है, एयरटेल घाटे में है, सभी पूरा टेलीकॉम सेक्टर घाटे में है। तो ये बात नहीं है कि बीएसएनएल अकेला घाटे में है। जहां तक मनोबल का सवाल है, बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारीगण का मनोबल सभी भी देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध था, है और रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता रेणु भाटिया जी भी जुड़ गई हैं। रेणु जी, आपका स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर। मैम, बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े वो कह रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी गद्दार हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है। तो जो कंपनी इतने सालों से काम कर रही है, जगह जगह उसने नेटवर्क पहुंचाया है, उसके कर्मचारियों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, किसी भी महकमे का हो, हमें अपनी भाषा का जो संयम है उसे नहीं खोना चाहिए। बाकी महकमे में कौन कितना काम कर रहा है इसके लिए सरकार कई तरीके से उनको निरीक्षण देखती है, उनका निरीक्षण करती है, परंतु मुझे लगता है कि हमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी ये बात है कि यदि कहीं पे किसी महकमे के कर्मचारी जिम्मेदाराना अपना रवैया नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर हम कह सकते हैं उनकी बात को, परंतु हम शायद अपने शब्दों को थोड़ा संभल कर बोलें। यही हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं हम सबको कि हमें अपनी भाषा को संयम में रखना चाहिए। जी, तो भाषा को यहाँ संयम में रखना चाहिए आपका कहना है। हालांकि अनंत कुमार हेगड़े ने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों को गद्दार भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमसे बात करने के लिए और जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर।
रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे। स्वराज राजस्थान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। चलते हैं अगली खबर में, जहां राजस्थान में कांग्रेस में महीने भर से चला आ रहा राजनीतिक विवाद खत्म हो गया है। नाराज चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मान गए हैं। सोमवार को सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। उधर जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदले सियासी हालात पर पार्टी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पायलट की घर वापसी के बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराया जाएगा या नहीं। विधायकों के साथ बैठक में सीएम गहलोत आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस में महीने भर से चल रहा आ रहा राजनीतिक संकट अब खत्म होता नजर आ रहा है। नाराज चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मान गए हैं और सोमवार को सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई थी। उधर कांग्रेस आलाकमान की समझाइश के बाद आखिरकार सचिन पायलट थोड़ा माने हैं। कांग्रेस में वापसी की खबर आने से उत्साहित उनके समर्थकों ने टोंक जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी का जश्न मनाया। टोंक में पायलट के समर्थन वाले पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सचिन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से युवा चेहरों को आगे बढ़ाने के लिए उदारवादी होने की अपील की है। कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है और आला कमान का धन्यवाद है। और टोंक के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से विकास की एक सोच रखी थी पायलट साहब के आने के बाद, और इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री में श्री अशोक गहलोत जी से, सम्मानीय अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहूँगा कि आप भी उदारता दिखाएं और जो युवा आगे बढ़ना आना चाहते हैं, राजनीति के अंदर जनता का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए अपना दिल खोले, उदारता दिखाएं। आलाकमान से बातचीत के बाद सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से देशद्रोह का एक नोटिस भेजा गया, मैं समझता हूँ, और 25 दिन के बाद उसको वापस लिया गया, क्योंकि देशद्रोह का कोई मुद्दा बनता नहीं था। हम कोर्ट में गए और तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उसने सबको कोर्ट ने निराधार साबित किया गया है। साथियों के ऊपर, हमारे विधायकों पर बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई, एसओजी के, एसीबी के तमाम केसेस किए गए। तो मैं समझता हूँ एक ऐसी कार्रवाई थी जो अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं सरकार में जिम्मेदार पद पर था, पार्टी का अध्यक्ष था। उस समय अगर इस प्रकार का एक देशद्रोह का मामला अगर कहीं बनता दिखता सरकार की नज़र में, तो वो मैं समझता हूँ बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं थी। इसलिए मैंने अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन 25-26 दिन के बाद उसको वापस लिया गया है, इसको ट्रांसफ़र किया गया है। क्यों लगाया, क्यों वापस किया, इसका जवाब गृह मंत्रालय बेहतर दे सकता है। मैंने अपने इश्यूज रेज किए। मैंने कहा जिन विधायकों ने अपनी बात को पार्टी फोरम में रखा है, उनके साथ राजनीतिक द्वेषता की भावना से काम नहीं होना चाहिए, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हम सब ने जो कहा, पार्टी आलाकमान के सामने कहा है, पार्टी ने इस बात को सुना है, संज्ञान लिया है, रोड मैप तैयार किया है सारे इशू को रिड्रेस करने के लिए। मैंने कोई मांग नहीं रखी है, ना पद की ना पोस्ट की। जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस काम को निभाया है। आगे भी जो काम पार्टी देगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई मांग पार्टी से नहीं की। अपने परिवार से, अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो,
मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई, आज वो सब सच दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जन्माष्टमी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पंजाब सरकार युवाओं को सौगात देने जा रही है। पंजाब सरकार की ओर से बुधवार को 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बीरेंद्र सिंह ढिल्लों की तरफ से पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। अब पंजाब सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। पंजाब सरकार ने साल 2017 के चुनाव में युवाओं को स्मार्टफोन देने का वादा किया था। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर काफ़ी घेराव उन्होंने किया है मुख्यमंत्री का, लेकिन आपने ये आवाज़ उठाई और अब जो है वो समय आ गया है, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जी देखिए, ये मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से ये जो फैसला लिया गया है और जब भी वो कहते हैं वो करते हैं। इसमें चाहे थोड़ी देरी ज़रूर हो जाती है, लेकिन स्टेट के फाइनेंसेस के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन इसमें ये बड़ी बात ये है, अभी देखो, अभी 1.5 साल पड़ा है सरकार का। यही सुखबीर बादल ने लैपटॉप देने का वादा किया था। 10 साल सरकार निकल गई, लेकिन आज तक उनके लैपटॉप तो मिले नहीं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के फ़ोन जरूर आ गए हैं। सर, शुरुआती उसमें कितने फ़ोन जो है दिए जाएंगे, कौन से क्लास को दिए जाएंगे, क्या गर्ल्स को ही दिए जाएंगे या बॉयज़ को भी दिए जाएंगे, क्या कैटेगरी आपने चूज़? इसमें ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का फैसला है, क्योंकि ये +1 +2 लड़कियों को और लड़कों को देने का फैसला किया है। तो उसका जो क्राइटेरिया बनाया, उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया भी उसके पास ना चले जाए जिसके पास ऑलरेडी फ़ोन हो। कितने फ़ोन आ चुके हैं सर, कितना टारगेट था सरकार? 1,73,000 का ऑर्डर है और वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 1,73,000 फ़ोनों का हुआ है। उसमें से 50,000 की पहली डिलीवरी जो है वो आ चुकी है सरकार के पास और सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। कल का कुछ आइडिया है सर, क्योंकि कल बांटे जाएंगे और कितने बच्चों को ये दिए जाएंगे? उसका शेड्यूल बनाया गया है। 15 बच्चों से ऊपर कोशिश की जा रही है। अभी कोविड का टाइम है, रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसको बड़े तरीके से एक ऐसा फंक्शन कराया जा रहा है जहां लोग ना इकट्ठे हो पाएँ और बच्चों को इकट्ठा करके वो फ़ोन दिए जा रहे हैं और ये उसी के तहत ये सारा फैसला लिया गया। देरी क्यों हुई सर? क्योंकि 2017 में ये जो है चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया।
जो चुनावी देरी कोई नहीं है इसमें जो चुनावी घोषणा थी वो कोई टाइम फ्रेम के साथ नहीं थी, वो कोई टाइम नहीं थी, वो सरकार के टाइम 2017 से 2022 का है, तो उसमें देरी तब हो ना अगर हम 2024 में दें। सर, विरोधियों की तरफ से स्मार्टफोन पे भी जो है सवालिया निशान खड़े किए हैं कि फ़ोन के पीछे कैप्टन साहब की फ़ोटो लगाई गई है। तो अपना कभी मोदी साहब को नहीं देखा, ये तो हर जगह ही पाए जाते हैं। और मेरे हिसाब से आज की ज़रूरत है, ये आज की ज़रूरत है, जो काम किया जाता है उसमें फ़ोटो लगे, उसमें ये चीज़ें दिखें, और यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद सर। ये थे वीरेंद्र ढिल्लों जो पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं। इनका कहना है कि टारगेट पंजाब सरकार का था 1,73,000 का, जिसमें से 50,000 की खेप अभी पहुंच चुकी है, और सरकार की तरफ से जो गरीब तबके के बच्चे हैं +2 के लड़के और लड़कियों को उन्हें ये दी जाएगी और कल से इसकी शुरुआत की जाएगी। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।